खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां नारायणपुर में जवान ने साथियों पर की अंधाधुंध फायरिंग। आपसी विवाद में 2 जवान की मौत हो गई है, 1 घायल बताया जा रहा है। आरोपी जवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीजीपी ने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 2 जवानों में विवाद हो गया, जिसके बाद आपको बता दें कि बहुत कोशिश की गई सुलझाने की, लेकिन मामला नहीं सुलझा। 2 जवानों में हुए विवाद में 2 जवान की मौत हो गई, जबकि 1 जवान बुरी तरह घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक 29 मई की रात 9वीं वाहिनी के जवानों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ देर में विवाद इतना बढ़ गया कि 1 जवान ने अपने साथियों पर गोली चला दी, जिसमें 2 की मौत हो गई है। ये घटना आमदई घाटी कैंप की है, जहां आपसी विवाद में बात गोली चलने तक पहुंच गई और आरोपी जवान को पकड़ लिया गया है। घायल जवान को इलाज के लिए रायपुर भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, तो वहीं डीजीपी ने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। विजय पचौरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जवान लगातार नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि जवान आपस में ही किसी बात को लेकर के इनकी झड़प हो जाती है। कल भी नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में अमदई घाटी के पास सीएफ के 9वीं बटालियन के जवान रात को 12 बजे किसी बात को लेकर के आपस में इनकी झड़प हो गई, जिसमें एक जवान जो है सर्विस राइफल से अपने जवान जो सामने बैठे हुए थे उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 जवानों को गोली लगी थी। उसमें 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी जो है घनश्याम कुरैती है, जो आक्रोश में आकर के अपने जवानों पे गोलियां चलाना शुरू की। आसपास के जो बैरक में जो जवान बैठे हुए थे, जब उनको गोली की आवाज सुनाई दी तो वो दौड़ के जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 जवान की गोली लगने से मौत हो गई है और एक जवान बुरी तरह से घायल है। इसकी जानकारी मिलने के बाद ही जो है बड़े अधिकारियों की इसकी जानकारी दी है और बड़े अधिकारी सुबह पहुंच करके पूरी तहकीकात कर रहे हैं। इसमें जो शहीद हुए हैं रामेश्वर साहू है और विजनेश साहनी की मौत हो चुकी है और जो जवान घायल लच्छू राम उसको रायपुर बेहतर उपचार के लिए भेजा गया है। हालांकि बड़े अधिकारी अभी जो बाकी जवान है उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर किस विवाद को लेकर के इन आपसी जवानों में झगड़ा हुआ था और बाकी की जानकारी जो है जानकारी निकलने के बाद ही हम बता पाएंगे कि इनका झड़प क्यों हुआ था। चलिए विजय, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो नारायणपुर में जवान ने साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। 1 जवान घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आपसी विवाद के चलते ये फायरिंग की गई और इसमें 2 की मौत हो गई। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। बीते 9 मई को कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली है। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने ट्विटर पर पूर्व सीएम की मौत की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार आज अजीत जोगी के जन्म स्थान गौरेला में होगा। आपको बता दें कि जोगी को 9 मई को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूर्व सीएम के स्टाफ ने बताया कि 9 मई को नाश्ता करते हुए जोगी को अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। पत्नी रेणु जोगी इनके पास थीं और उन्होंने ही घर पर मौजूद स्टाफ को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और स्थिति गंभीर होने के चलते वेंटिलेटर पर रखा गया था। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री बने जोगी अपने अंतिम वक्त में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। उन्होंने खुद ही इस पार्टी का गठन किया था। हालांकि इससे पहले उन्होंने कांग्रेस में लंबी पारी खेली। आईएएस की नौकरी छोड़ राजनीति में आए जोगी राज्य विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य रहे। तो अजीत जोगी का निधन हो गया है। कल ही उन्होंने अंतिम सांस ली है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
तो दिग्गज नेता अजीत जोगी का निधन हो गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं आखिर अजीत जोगी कौन थे। अजीत जोगी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर कलेक्टर की थी। इंदौर में तैनाती के दौरान अजीत जोगी राजीव गांधी के संपर्क में आए और फिर इसके बाद 1986 में अजीत जोगी ने कांग्रेस ज्वाइन की और राजनीति में आए। तो 1986 में वो राजनीति में आए। 1986 से 1998 तक अजीत जोगी राज्यसभा के सदस्य रहे। तो ये उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। 1998 में अजीत जोगी को रायगढ़ से लोकसभा सांसद चुना गया था और फिर इसके बाद 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना और अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने। 2000 से 2003 तक अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रहे। उसके बाद 2016 में जोगी ने कांग्रेस से बगावत कर अपनी अलग पार्टी बनाई। 2016 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नाम से पार्टी का गठन किया उन्होंने। 9 मई से वो बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कल अंतिम सांस ली अस्पताल में और उनका निधन हो गया। प्रशांत द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रशांत, एक वरिष्ठ नेता जो अब हमारे बीच नहीं रहे, बहुत क्षति हुई है पार्टी को भी और साथ ही साथ राज्य को भी, पूरे देश को क्षति पहुंची है। इन सब के बीच क्या जानकारी मिल रही है? आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा जहां वो पैदा हुए थे, तो क्या पूरा कार्यक्रम आज का रहने वाला है? अंशिका, सबसे पहले तो हम अजीत जोगी की एक के बारे में अगर हमको जानना है तो हमें 1985 में चलना पड़ेगा। वो एक रात के वो 2.5 घंटे का पल था जहां पर अजीत जोगी के प्रशासनिक सफर को समाप्त करते हुए एक नए सियासी सफर का आगाज हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के यहाँ से ठीक रात में फोन आता है उनके जो पीए हैं जॉर्ज विंसन का, और उनको कहा जाता है कि या तो आप कलेक्टरी करिए या तो फिर आप राजनीतिक सफर की शुरुआत करिए। यही वो लम्हा था जहां अजीत जोगी के तमाम दशा और दिशा को बदल दिया। और ये भी कहा जाता है अजीत जोगी के बारे में कि अजीत जोगी जब कलेक्टर थे 14 साल उन्होंने लगातार कलेक्टरी की, और ये अपने आप पे एक इतिहास है कि किसी टाइम में उन्होंने लेक्चरर से अपनी पोस्टिंग शुरू की थी, अपना कैरियर शुरू किया था, उसके बाद आईपीएस, फिर उसके बाद आईएएस, उसके बाद मुख्यमंत्री का सफर। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 2002 नवंबर में, तो एक छत्तीसगढ़ के अंदर लगातार आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठ रही थी, और उस समय सबसे यहाँ पे कद्दावर नेता विद्याचरण शुक्ल और श्यामाचरण शुक्ल हुआ करते थे, जिनकी तूती बोलती थी। मोतीलाल वोरा भी यहाँ पे थे, और लगातार एक सियासी चरम पर था कि कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। लेकिन चूंकि राजीव गांधी के सबसे करीबी होने के चलते इसका सीधा फायदा यहाँ पे अजीत जोगी को हुआ, और राजीव गांधी ओल्ड नेताओं को किनारे लगाना चाहते थे। उसमें सबसे बड़े मुफीद के तौर पर अजीत जोगी का चेहरा सबसे पसंदीदा रहा और अजीत जोगी को वहाँ पे प्रथम मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। दरअसल अजीत जोगी का जन्म अंशिका 29 अप्रैल 1946 को बिलासपुर जिले के गोरेला में हुआ था, और मरवाही से उन्होंने अपनी राजनीतिक एमएलए चुने गए थे। लेकिन लगातार सियासी उठक पटक के बीच कई बार उन विवादों में रहे, और कांग्रेस के अंदर ही उनके अंदर खेमे से ही उनकी लगातार हाईकमान तक शिकायतें होती रही, और 15 साल से कांग्रेस जो है वनवास झेल रही थी। तो ऐसे में अजीत जोगी जब अपनी पार्टी से अलग हुए तो उन्होंने जनता कांग्रेस बनाया, और मरवाही से उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता, एमएलए बने। लेकिन कल उनकी अंतिम सांसें थम गई। इसी के साथ वो राजनीति का वो चमकता सितारा भी कहीं ओझल हो गया, जिसको लेकर देश के अलग अलग जगह में बड़े नेताओं की बात करें या उनके चाहने वाले लोग करें, उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और अगर हम उनके कार्यक्रम की बात करें तो आज राजकीय सम्मान के साथ लगभग 3 बजे का वक्त जो है, जो उनके पारंपरिक रीति रिवाज के मुताबिक ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पैतृक गांव गोरेला है, जो जोगी सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले बिलासपुर जिले में भी मरवाही सदन में उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके शव को रखा जाएगा और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ से बाहर से कौन आ रहे हैं इसका अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन स्थानीय तौर पर जो बड़े लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की बात करें या भूपेश बघेल या कांग्रेस से जुड़े दूसरे बड़े आला नेता, हर कोई वहां पे शामिल होगा। बिल्कुल। और प्रशांत, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक अलग ही छवि थी अजीत जोगी की, जिसको लेकर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें दुख पहुंचा है उनके निधन का। ये खबर सुनते ही बहुत दुखी हो गए थे सब। इन सब के बीच में कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने ट्वीट कर बाकायदा ये कहा है कि मतलब अजीत जोगी जैसे इतने बड़े नेता का जाना हमारे लिए किसी
नुकसान से कम नहीं है। तो ऐसे समय में प्रशांत, आप किस तरीके से देखते हैं जो इस दौर में जो राजनीति चल रही है, इस जमाने में इस तरीके के नेता का जाना बहुत बड़ा नुकसान है देश के लिए भी, और यही वजह है कि पूरे देश में सबको दुख पहुंचा है उनके जाने का। निश्चित तौर पर अंशिका, अजीत जोगी एक प्रशासनिक से लेके प्रशासनिक अनुभव भी उनको था। इसके अलावा राजनीति के अंदर उन्होंने प्रथम मुख्यमंत्री का तमगा भी हासिल किया था, तो उनको अच्छे से ये पता था कि जो प्रशासनिक कसावट होते हैं किसी भी कार्य क्षेत्र को लेकर वो कितने अहम होते हैं और कैसे काम होते हैं। लेकिन लगातार जैसे छत्तीसगढ़ की एक अगर हम पॉलिटिक्स या राजनीतिक भौगोलिक करें तो यहाँ पे थर्ड फ्रंट की उतनी अहमियत नहीं रही है जितना मुख्य पार्टियों, अगर हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी के, तो जिस तरह से उन्होंने जनता कांग्रेस बनाया था, तो ऐसे में जिस तरह से उनकी सीटें आई तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए एक तीसरा ऑप्शन खुला था, और जो दो पार्टियों का ऑप्शन था उसमें अजीत जोगी एक महत्वपूर्ण किरदार निभा सकते थे। लेकिन बाद में वो सबसे बड़े आदिवासियों के सबसे बड़े नेता थे। यही वजह है कि वो व्हील चेयर में बैठने के बावजूद, तबियत खराब होने के बावजूद वो छत्तीसगढ़ के अंतिम कोने तक भी जाते थे जहां पर उनकी समस्याओं को सुनते थे। तो निश्चित तौर पर उनका जो एक काम का अनुभव था, एक राजनीतिक अनुभव था, उनके जाने के बाद जो है छत्तीसगढ़ के अंदर एक नई तरह की राजनीति भी शुरू हो गई है। साथ में एक सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या उनके द्वारा बनाई गई पार्टी को, उनके बेटे हैं अमित जोगी, उनकी पत्नी है रेणु जोगी जो कांग्रेस से एमएलए रही है, तो क्या अब इस पार्टी की दशा और दिशा, क्या रोड मैप तैयार होगा? बिल्कुल, सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर उनके जाने के बाद में कौन पार्टी की कमान को संभालेगा। इन सब के बीच लगातार हम यही कह रहे हैं कि अजीत जोगी जैसे नेता जो हमारे बीच अब नहीं रहे, इनके जाने का बहुत दुख है पूरे देश को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2.0 के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी लोगों को अपनी उपलब्धियां बताने जा रही है। कोरोना वायरस के चलते इस बार उपलब्धियां गिनाने का काम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता हर बूथ पर डोर टू डोर अभियान चलाएंगे। लोगों के घर घर जाकर पीएम मोदी के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां लोगों के सामने रखेंगे। हालांकि ये सब वर्चुअल तरीके से होगा। तो बीजेपी देश भर के साथ ही मध्य प्रदेश में वर्चुअल रैलियां करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम वरिष्ठ नेता वर्चुअल रैलियां कर लोगों को संबोधित करेंगे। तो वहीं व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए भी लोगों तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां पहुंचाई जाएंगी। संभागीय और जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित होंगी। तो मोदी 2.0 का 1 साल पूरा हो चुका है। कई रैलियां और कई उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, लेकिन वर्चुअली इसे किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी काफी माथापच्ची हुई। इसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत मौजूद रहे। चर्चा के बाद ये तय हो गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार में 25 से 26 शहरों को शामिल किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के बाकी 5 लोग किए जा सकते हैं। तो वहीं बीजेपी से 15-16 लोगों को मौका मिल सकता है। सत्ता और संगठन ने करीब 1.5 गुना नाम तय किए हैं, जिनमें से दिल्ली बात करके मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों को अंतिम रूप दिया जाएगा। मंदसौर सीट से विधायक रहे हरदीप सिंह डंग भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे और प्रदेश नेतृत्व और संगठन से बातचीत की। डंग भी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। वे कमलनाथ सरकार बनने के कुछ वक्त के बाद से ही बीजेपी के संपर्क में थे। तो इंदौर में एक तरफ जहां संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मरीज भी तेजी से ठीक होकर अपने घरों को लौट रहे हैं। हाल ही में अरविंदो अस्पताल के अलावा और कई अस्पतालों में से कोरोना का इलाज करा के 117 मरीज ठीक हो गए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने 1 साल का बच्चा भी मां के साथ डिस्चार्ज कर घर भेज दिया है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि तमाम जितने भी मरीज थे उन्हें डिस्चार्ज कर घर भेजा जा रहा है। तो इंदौर की कंडीशन क्रिटिकल है, लेकिन दूसरी तरफ राहत की खबर ये है कि कुछ ऐसे मरीज हैं जो ठीक होकर घर जा रहे हैं।
तो रायसेन के उदयपुरा में तुलाई की समस्या को लेकर किसान परेशान चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि रायसेन नेशनल हाईवे पर किसानों के वाहनों से लंबा जाम लग गया। इस मामले में किसानों ने गेहूं की तुलाई के लिए सरकार से जल्द कराने की मांग की है। इसके साथ ही परेशान किसानों का कहना है कि उपार्जन केंद्र पर सर्वेयर और प्रबंधन की मनमानी से गेहूं की तुलाई से देरी हो रही है। अब गुस्साए किसानों ने प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसलिए करवाए, हम 3 दिन से खड़े हैं सर, टोल कर नहीं रहे, गाड़ियाँ खाली कर रहे हैं इधर पर। क्या बोल रहे हैं वहाँ सोसाइटी वाले? जी गाड़ी खाली होंगी जी, ट्रक के बाद आपकी टोल होगी। तो अब क्या है, कोई स्थिति प्रशासन वगैरह आया सुनने के लिए आपकी? कोई नहीं आया सर, अभी पुलिस आई थी तो वो भी बोल रही ट्रैक्टर अलग करो। सर हम ट्रैक्टर क्यों अलग करें, हमारी 3 दिन से टोल नहीं हुई, 3 दिन से मुँह की प्यास यहाँ पे है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तहसीलदार साहब आए थे, बोल कर चले हाँ आपकी हो जाएगी टोल, फिर लौट के नहीं आए सर। चक्का जाम किया था, टोकन नहीं बट रहे और नियमानुसार काम नहीं हो रहा था, जिसके विरोध में इन्होंने किया था। तो अभी जानकारी प्राप्त होते ही हम और DI साहब साथ में आए हैं, तो यहाँ पे जो कांटों की व्यवस्था अतिरिक्त कर दी गई है और लेबर की समस्या थी तो लेबर की भी व्यवस्था कर दी गई है, जिसका पेमेंट अपना DR से हो जाएगा, जिले से, उनसे भी चर्चा हो। लेकिन सर तो मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार जारी है। बढ़ते हुए तापमान और लू की वजह से यहां लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में प्रदेश के 7 जिलों का तापमान पिछले 24 घंटों में 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि दमोह, टीकमगढ़, मुरैना, नरसिंहपुर, खंडवा और छतरपुर में लू का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा गया है। यही नहीं, अधिकतम तापमान में सभी जिलों में बदलाव भी देखा गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सभी लोग लपटी धूप और गर्मी से बचते रहें और सिर को कपड़े से या टोपी से ढककर ही रखें। रीवा, शहडोल, ग्वालियर एवं चंबल संभागों तथा टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, खंडवा, खरगोन, होशंगाबाद, रायसेन एवं राजगढ़ जिलों में लू चलने की पूरी संभावना है। कल के बाद टेम्परेचर तापमानों में कुछ गिरावट आएगी। उसका कारण है अरब सागर से थोड़ा सा मॉइस्चर मिल रहा है, तो टेम्परेचर कम होंगे तो लू का प्रकोप कम होगा। भोपाल में टेम्परेचर अभी मोस्टली 44 जा रहा है, मे भी आज भी 44 जाएगा, लेकिन 30 तारीख को हो सकता है बारिश की संभावना है। थोड़ा सा वो अरब सागर की नमी में बारिश हो सकती है, जिसके कारण से तापमान में गिरावट आई 1-2 दिन बाद। कहीं कोई अलर्ट वगैरह जारी किया है? और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।